बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एनिश लेक्चर्स। आज की वीडियो में हम लोग इंटेग्रल इक्वेशन का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करें, जिसका नाम हमारे पास वोल्टेरा इंटेग्रल इक्वेशन है। ठीक है, अब आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ वोल्टेरा को ही डिस्कस करेंगे। अब वोल्टेरा कौन सी इंटेग्रल इक्वेशन होती है जिसकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं होती बल्कि फंक्शन ऑफ एक्स होती है। ठीक है, बेहतर होगा कि हम लोग इसको बेसिक से स्टार्ट करें। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हमारे पास इस चैप्टर के अंदर जो हम इक्वेशन डिस्कस करेंगे उसका नाम है नॉन होमोजेनियस वोल्टेरा इंटेग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड। अब यहाँ पे इस लाइन के अंदर हमारे पास इंटेग्रल इक्वेशन की काफ़ी टर्म्स जो है वो डिस्कस हो रही है, जैसे कि नॉन होमोजेनियस, वोल्टेरा, इंटेग्रल इक्वेशन एंड द सेकंड काइंड। अब इन चारों का मतलब क्या है वो हम पहले अच्छे तरीके से उसको देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ कि नॉन होमोजीनियस का मतलब ये होता है कि आपके पास अपार्ट फ्रॉम द इंटेग्रल पार्ट, ठीक है, अगर आप देखें तो ये जो चीज़ है ये आपका इंटेग्रल पार्ट है। जो चीज़ इससे सेपरेट हो रही है, यानी कि प्लस और माइनस यहाँ पे मौजूद होगा, जो इस चीज़ को हमारे इंटेग्रल पार्ट से डिफरेंट करता है या उससे सेपरेट कर देता है। तो जो चीज़ हमारे पास इंटेग्रल पार्ट से सेपरेट हो रही है उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक है, अगर वो यहाँ पे मौजूद है तो तब हमारे पास जो इंटेग्रल इक्वेशन होगी वो क्या होगी, नॉन होमोजीनियस। और अगर हमारे पास यहाँ पे एफ ऑफ एक्स यानी कि कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो मौजूद नहीं है, मतलब ज़ीरो के इक्वल है, तो तब हम कहेंगे कि जो इक्वेशन है वो क्या है, होमोजीनियस इंटेग्रल इक्वेशन। हमारे पास वोल्टेरा का मतलब क्या होता है कि हमारे पास लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो कॉन्स्टेंट नहीं है बल्कि फंक्शन ऑफ एक्स है। इसके अलावा सेकंड काइंड का मतलब क्या होता है कि इनसाइड द इंटीग्रल साइन एंड आउटसाइड द इंटीग्रल साइन आपके पास अननोन फंक्शन जो है वो मौजूद है। तो डिटेल में जाए तो हमें पता है कि के ऑफ एक्स टी मतलब कि कर्नल है जो कि फंक्शन है एक्स और टी का। अब ये किस तरह की शक्ल में आता है इसको हम काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं कि ये एक्स टी स्क्वायर टी इस तरह की फॉर्म में ये आ सकता है। ठीक है, और काफ़ी इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिसमें कर्नल मौजूद ही नहीं होता। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे जो लेमडा है इसको हम पैरामीटर कहते हैं, जो कि इस इंटेग्रल के पार्ट से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पैरामीटर, उसको नाम हम लैम्डा देते हैं। ये भी हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट ही होता है। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो क्या होती हैं, फंक्शन ऑफ एक्स होती हैं। इन सब चीज़ों को हम पहले काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब इस चैप्टर में हमने क्या करना है कि हमने उस वोल्टेरा इंटेग्रल इक्वेशन को क्लासीफाई नहीं करना, हमने उसके डिफरेंट पार्ट्स नहीं बताने, हमने ये नहीं बताना कि क्या ये उसका सोल्यूशन है या नहीं, हमने इस तरह का कोई काम नहीं करना। अब हमने क्या करना है, हमने उस इक्वेशन को सोल्व करना है और उसका आंसर निकालना है। ठीक है, मतलब कि मेन काम जो है वो अब यहाँ से शुरू होता है। चैप्टर नंबर 2 है वो फ्रेडहाम इंटेग्रल इक्वेशन पे है। ठीक है, अगर आप लोगों को वोल्टेरा को सोल्व करना आता है तो फ्रेडहाम को सोल्व करना आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि वोल्टेरा के अंदर जो है वो थोड़ा ट्रिकी पार्ट ये है कि यहाँ पे जो लिमिट्स है वो फंक्शन ऑफ एक्स है। ठीक है, जिसको सोल्व करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, जबकि जो हमारी फ्रेडहाम इक्वेशन है उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो कांस्टेंट होती हैं, तो वहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो बहुत इजी होती है। ठीक है, यहाँ पे जो मेथड्स हम लोग यूज़ करेंगे इस वोल्टेरा को सोल्व करने के लिए, कुछ जो है वो हमारी फ्रेडहाम से मिलते जुलते हैं और कुछ जो है वो थोड़े डिफरेंट होंगे, उनको भी हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला जो हमारा मेथड है उसका नाम है एडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड। एडोमियन डेवलप द एडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड, मतलब कि ये मेथड जो है वो एडोमियन ने डेवलप किया था और ये चीज़ प्रूव हो चुकी है कि ये जो मेथड है यूज़फुल है प्रैक्टिकली। अगर आप लोगों ने किसी भी किस्म की डिफरेंशियल इंटेग्रल या इंटेग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है, लीनियर हो या नॉन लीनियर हो, तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। दिस मेथड गिव्स द सोल्यूशन इन सीरीज फॉर्म, ये हमें सीरीज फॉर्म के अंदर सोल्यूशन देता है और फिर हम उसको कन्वर्ट करके या उसकी एग्जैक्ट फॉर्म निकाल के बता देते हैं कि सिंपलेस्ट इसका जो आंसर है वो क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे जो यू नोट है वो आइडेंटिफाई करता है ऑल टर्म्स को आउट ऑफ द इंटीग्रल साइन जो कि इंटीग्रल साइन से बाहर है। ठीक है, तो मैंने अभी डिस्कस किया था कि हमारे पास ये जो है इंटीग्रल पार्ट है जिसके अंदर लैम्डा भी इंक्लूड है। ठीक है, और प्लस और माइनस का साइन जो है वो सेपरेट करता है इसको बाकी टर्म्स से। अब जो वो बाकी टर्म्स हैं यहाँ पे उसको हम नोट ऑफ एक्स कहेंगे, मतलब जितनी भी टर्म्स हमारे पास इंटीग्रल पार्ट से सेपरेट हो रही हैं, चाहे वो प्लस से हो रही है माइनस से हो रही है, उनको हम क्या कहेंगे, यू नोट ऑफ एक्स, और उसको हमने ईजिली जो है रिप्रेजेंट कर दिया है एफ ऑफ एक्स के साथ। अब जो ये वाली 2 इक्वेशन है इसको हम लोग पुट करें अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, कहाँ पे, ये 2 जगह पे पुट होगी, एक तो यहाँ पे पुट होगी इन टर्म्स ऑफ एक्स और यहाँ पे पुट होगी इन टर्म्स ऑफ टी। तो हम यहाँ पे इसको पुट करके देख लेते हैं, पे इन टर्म्स ऑफ एक्स पुट हुई है और यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ टी पुट हुई है। ठीक है, इसका मतलब क्या है इसको हम अच्छे से जरा समझ लेते हैं। ठीक है, समीशन का मतलब होता है कि कुछ चीज़ एड अप हो रही है, उनको हम सम अप करके लिख देते हैं। ठीक है, मतलब कि जो टर्म्स हैं वो आपस में ऐड हो रही हैं। कौन सी टर्म्स ऐड हो रही हैं, इस शक्ल की,
ठीक है, इस शक्ल की टर्म्स ऐड हो रही हैं। अच्छा, अब वो टर्म्स जो है उनको नंबरिंग कैसे दी गई है या हमें कैसे पता चलेगा कौन सी टर्म है, किस तरह डिफर हो रही है आपस में, तो वो जो डिफरेंस उनमें पैदा कर रहा है वो ये n की वैल्यू पैदा कर रही है। ठीक है, n की वैल्यू कभी 0 होगी, कभी 1 होगी, कभी 2 होगी, अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। ठीक है, और उन टर्म्स को अगर आप सेपरेट करके लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह से शक्ल बनेगी। ठीक है, यहाँ पे भी इन टर्म्स ऑफ x बनेगी और वहां पे इन टर्म्स ऑफ t बनेगी। नॉट ऑफ t आया, अब यहाँ पे u1 ऑफ t आ जाएगा, फिर u2 ऑफ t आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ x वो आ रही हैं और यहाँ पे चूंकि हमने उसको इन टर्म्स ऑफ t लिखा है तो वो t की शक्ल में आएंगी। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट जिसको आपने ध्यान से समझना है। ठीक है, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, टर्म्स आपस में ऐड अप हो जाएंगी, लेकिन जो राइट हैंड साइड है उसके अंदर एफ ऑफ एक्स यहाँ पे एज इट इज रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास कोई भी समीशन वाली टर्म मौजूद नहीं है, उसके अंदर एन मौजूद नहीं है, तो वो यहाँ पे एज इट इज रहेगा। आगे जो इंटेग्रल पार्ट है उसके अंदर हमारे पास समीशन भी मौजूद है और एन भी मौजूद है, तो क्या होगा कि वहाँ पे हम लोग 0 से लेके इन्फिनिटी तक अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे एन के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास जो इंटेग्रल पार्ट है वो फिर इन्फिनाइट इंटेग्रल पार्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, और फिर वो जो इंटेग्रल पार्ट होंगे वो यूज होंगे आगे फर्दर अपने कंपोनेंट्स की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए। रिपीट कर दूं कि लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स एज इट इज रहेंगी, लेकिन जो राइट हैंड साइड पे एफ ऑफ एक्स है वो भी एज इट इज रहेगा। ठीक है, उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी और वो सिर्फ एक दफ़ा ही लिखा जाएगा, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि हमने 0 से इन्फिनिटी तक जो है वो जाना है। ठीक है, तो वो चीज़ एज इट इज रहेगी, लेकिन जो इंटेग्रल पार्ट है वो हमारा 0 से लेके इन्फिनिटी तक वैल्यूज पुट करने की वजह से इन्फिनाइट टाइम्स जो है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। हमने डिस्कस किया है कि ये जो मेथड है हमें सीरीज फॉर्म में आंसर देता है। ठीक है, तो सीरीज फॉर्म का मतलब है कि पहले इस टर्म का आंसर आएगा, फिर इस टर्म का आंसर आएगा, फिर इस टर्म का आंसर आएगा, उनको आप सम अप करके जो है उसकी एग्जैक्ट फॉर्म निकाल लेंगे, जो पहले हम कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन अलग अलग टर्म्स की वैल्यूज हमने फाइंड कैसे करनी है। ठीक है, तो इनका फार्मूला फाइंड करने के लिए या वो तरीका फाइंड करने के लिए हम इसको कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे? अगर आप लोग देखें तो यू नॉट ऑफ एक्स इस तरफ किस चीज़ के इक्वल आ रहा है? एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब कि यू नॉट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? एफ ऑफ एक्स। जो भी हमारी इक्वेशन के अंदर, इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर जो एफ ऑफ एक्स यानी कि होमोजीनियस वाला पार्ट होगा, फंक्शन ऑफ एक्स होगा, वो हमारा यू नॉट ऑफ एक्स होगा। ये इसका आंसर बन गया। यानी कि इसको फाइंड करने के लिए हम डायरेक्टली बस ये देखेंगे कि एफ ऑफ एक्स वहाँ पे मौजूद है या नहीं। मौजूद है तो वो यू नॉट ऑफ एक्स बन जाएगा, अगर मौजूद नहीं है तो वहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके बाद अगर आप लोग देखें तो यू वन ऑफ एक्स के लिए आप लोग इस चीज़ को यूज़ करेंगे। ठीक है, जो प्लस से सेपरेट हुई हुई है, ये चीज़ आपका फार्मूला बन जाएगा यू वन ऑफ एक्स को फाइंड करने के लिए। इसी तरह यू टू एक्स को फाइंड करने के लिए आपकी ये चीज़, यू थ्री एक्स को फाइंड करने के लिए आपकी ये चीज़। अब देखिए करना हमने क्या है कि पहले आपने एफ ऑफ एक्स यानी कि यू नॉट ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आपने उसको इन टर्म्स ऑफ टी में लिख के यहाँ पे पुट कर देना है। जब आप उसको यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास यू वन ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जो आपने यू वन ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली होगी उसको आपने इन टर्म्स ऑफ टी यहाँ पे इस चीज़ में पुट कर देना है, जो कि हमारे पास यू टू ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। मतलब कि आपको यहाँ पे बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी और आपके आंसर जो है वो खुद ब खुद ही आ जाएंगे। ठीक है, और लास्ट पे हम क्या करेंगे, उन सब के आंसर्स को आप सम अप कर देंगे, आपके पास एक सीरीज़ बन जाएगी। उस सीरीज़ को हम देखेंगे कि इसकी एग्जैक्ट फॉर्म क्या बनती है और वो आपका जो है वो आंसर होगा। ये सारे कोई फार्मूले हैं, इन सबको फाइंड करने के लिए चलते रहेंगे। अगर आपने यू फाइव ऑफ एक्स फाइंड करना है तो यहाँ पे यू 4 आ जाएगा। ठीक है, बस इस तरह से आपकी ये चीज़ चल रही होगी। लेकिन अगर हम इसको रिकरेंस यानी कि रिकर्सिव तरीके से देखें तो हमारे पास यू नॉट ऑफ एक्स तो एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा, लेकिन बाकी सबको फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। मतलब कि यहाँ पे आपने एन में एक ऐड कर देना है और यहाँ पे आपका एन सिंपल रहेगा। ठीक है, ये सिर्फ आपको यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है कि अगर आपने यहाँ पे अपने n यहाँ पे 2 लिया है सपोज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 2 + 1 3 u3x फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे u2 ऑफ x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, यानी कि u2 ऑफ t की, मतलब इन टर्म्स ऑफ t में इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो आपके पास u3 ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी। एंड सो ऑन, ये जो मेथड है ये चलता रहेगा।